हेलो दोस्तों, हेलो अल्केन्स की फास्ट सीरीज़ के लास्ट में देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इनका मैकेनिज्म। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे हैलोजिनेशन की रिएक्शन है, नाइट्रेशन की है, सल्फोनेशन की है, फ्रीडल क्राफ्ट की है। कौन करता है ये? हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स की जो ज़्यादातर रिएक्शंस हैं वो कौन सी हैं? वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जो हमने पहले पढ़ी है कि ऑर्थो और पैरा पर क्या होता है। ये जैसे हेलोजिनेशन है तो हेलोजन लग जाएगा, नाइट्रेशन है तो NO2 ग्रुप लग जाएगा, सल्फोनेशन है तो SO3H ग्रुप लग जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट है तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन था वो होता है। पैरा जो है इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है। अब ये बात आ सकती है कि ये ऑर्थो और पैरा ही क्यों बनते हैं? तो हेलोजेंस जो होते हैं, ये दो बातें आपको याद रखनी इनके बारे में। हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग होते हैं, पहली बात, हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और दूसरा, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे हेलोजेंस। क्यों होंगे? आप इससे देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत फेमस है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये हैं। तो डीएक्टिवेटिंग क्यों है हेलोजन? ये है -I इफेक्ट के कारण, आपको ध्यान रखना है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? ये रेजोनेंस के कारण है। -I इफेक्ट है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये क्या करेंगे? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, यानी कि डीएक्टिवेशन करते हैं उसका। और रेजोनेंस के कारण हम देखेंगे कि ये ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इन स्ट्रक्चर्स को देखिए ध्यान से, ये आपको आनी भी चाहिए। ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट लोन पेयर है, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट लोन पेयर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वहाँ पर रेजोनेंस होती है। तो क्या होगा? ये आएगा यहाँ पर उतर कर लोन पेयर, और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड को कॉर्नर के ऊपर दिखाएंगे, यहाँ पर ये चला जाएगा। तो ये फर्स्ट है जैसे, तो सेकंड स्ट्रक्चर में देखो क्या आएगा? ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया जब लोन पेयर यहाँ आया तो, और Cl ये हो गया। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आएगा क्योंकि लोन पेयर इसका आप नीचे ले आए हैं। ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो इसको दिखाएंगे माइनस के द्वारा। ये जो दो थे ये एज इट इज। अब अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो कैसे प्रोसीड करोगे। ये आएगा यहाँ पर जो एक बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड है ये आएगा इस कॉर्नर पर, तो ये माइनस बनाएगा। ऊपर अभी वैसा ही है। तो क्या हुआ? इसने बॉन्ड यहाँ पे बनाया, और ये यहाँ आगे क्या होगा? ये होगा माइनस, ये था एज इट इज। ये स्ट्रक्चर है। तो आप देखें माइनस कहाँ आ रहा है, देखो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। कहाँ आया? पैरा पर, आगे फिर ऑर्थो पर आएगा। तो माइनस जो नेगेटिव वो कहाँ आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पर। इसीलिए हमने क्या कहा कि ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर इससे आगे आप प्रोसीड करेंगे तो ये आएगा यहाँ, और ये बॉन्ड आएगा यहाँ, जिसके कारण ये यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ आ गया बॉन्ड, और ये यहाँ है तो यहाँ माइनस। ऊपर वही था, Cl डबल बॉन्ड था ये, ऐसे कैसे, ये स्ट्रक्चर 4। और अगर और आगे ये सारी क्या है? दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब क्या करेंगे आप? ये आएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, माइनस को कैंसिल कर देगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ पहुँच गया, ये Cl और वही। मीन स्ट्रक्चर 5 और 1 एक जैसी आ गई, लेकिन डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदल ली है। ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ चला गया, यहाँ। तो ये क्या है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी जिनको कहते हैं। और इनसे स्पष्ट हो रहा है कि जो हेलोजेंस हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं जब वो बेंजीन के ऊपर हैं। तो या आप देख रहे हो जैसे ऑर्थो पे माइनस है, पैरा पर है, ऑर्थो पर है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो ऑर्थो और पैरा पर माइनस, आप ये याद रखना, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बताइए? आसान सी बात है। इलेक्ट्रो मीन्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे याद रखेंगे आप इसको। नेगेटिव है, फाइल मीन्स लविंग, तो नेगेटिव लविंग। नेगेटिव लविंग कौन होगा? जिसके खुद के ऊपर कैसा हो? पॉजिटिव। तो जैसे H पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लविंग होगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। या Cl पॉजिटिव है, किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यानी कि ये नेगेटिव लविंग होंगे। तो ये कहाँ आएंगे? देखो अब नेगेटिव कहाँ आया? ऑर्थो और पैरा पर।
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या आएंगे अपने पास, ऑर्थो और पैरा। और मेजर कौन सा होगा, पैरा, क्योंकि ज़्यादा सिमिट्रिकल है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूं, ये दो ही हैं अपने सिलेबस में। न्यूक्लियोफिलिक का हम पढ़ चुके हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक का है। गौर फरमाइएगा, वैसे तो ये जो हेलो एरिन्स हैं ये ज़्यादातर रिएक्शन इनकी कैसी हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इनके टाइप में भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन है तो ज़्यादातर देंगे ऐसी रिएक्शन। ये जैसे अपने पास है क्लोरोबेंजीन। हेलोजिनेशन की अगर मैं बात करूं, इनमें से कोई भी आप ले लें तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। तो हेलोजिनेशन में क्या है, Cl2। और ये जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या है, एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। AlCl3 की कहानी देखिए एक बार। एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है, 283, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्लोरीन एक आता है, कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बनाता है। क्लोरीन हेलोजन है, 17 ग्रुप है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7। अब क्लोरीन के तो हर जगह 8 हो जाते हैं। देखिए क्या एल्यूमिनियम, अब इसकी साझेदारी किससे हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन से। तो जब एल्यूमिनियम का नंबर आएगा तो इसके पास केवल 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, और ऑक्टेट के लिए कितने होने चाहिए, 8। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे, ऐसे ऐसे जो भी होते हैं, जैसे BF3 है, BCl3 है, ये सारे क्या हैं, जो 13 ग्रुप वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनको इलेक्ट्रॉन की दरकार है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पर आग लगाने का काम करेंगे। नॉर्मली अगर Cl और Cl के बॉन्ड की मैं बात करूँ, Cl2 की, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो ये ऐसे टूटना चाहिए, होमोलाइटिक क्लीवेज होना चाहिए, यानी कि एक एक दोनों को मिले। लेकिन इनके सामने अब एक बेईमान आ गया है, एनहाइड्रस AlCl3, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये इनकी लड़ाई करवाएगा और ये इनको हिट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाएगा। यानी कि एक तो इसके पास आएगा Cl- हिट्रोलाइसिस करवाएगा, और एक क्या हो जाएगा, Cl+। अब ये क्या करेगा, यानी कि एक आपके पास यहाँ Cl+ और एक क्या आएगा, माइनस। अब माइनस किसको चाहिए, इसको, इसीलिए तो सारा काम करवाया था इसने। ये माइनस वाले को लेकर और ये क्या बनाएगा, AlCl4-, इससे ये बनेगा। मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, रिएक्शन तो सिंपली आप है ऑर्थो और पैरा पर जोड़ देंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे होगा। अब ये तो गया इसके पास, कौन बच गया, Cl+। अब Cl कैसा है, Cl है हेलोजन। हेलोजन होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज आपने दे रखा है तो अच्छा नहीं कर रखा है, ये गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव रखना पसंद नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ये जो भी इसके सामने आएगा उससे जाकर टकराएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये चुपचाप रुकने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ इसको टक्कर मारेगा। जब इसको टक्कर मारेगा तो ऑर्थो और पैरा दोनों पर ही है। यहाँ पर नो डाउट बताने की बात नहीं है कि सबके पास क्या क्या है, एक एक हाइड्रोजन तो है ही सबके पास। यहाँ एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ तो क्लोरीन है, बाकी सबके पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। तो Cl+ क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ जो हाइड्रोजन है, इसको यहाँ से भगा देगा और इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो इसको चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने दिया तो ये क्या होगा, H+। ये H+ यहाँ से भगा दिया इसने, और क्या किया, खुद आके यहाँ लग गया। वैसे इसका कम्प्लेक्स मैकेनिज्म इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं। ये है तो ये ऐसे आएगा, क्योंकि H और Cl दोनों ऐसे होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेजोनेंस के कारण देखो यहाँ नेगेटिव है ऑर्थो पर, तो ये जो Cl+ था ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर आया और यहाँ आके लग गया। अब इस पर ये कार्बन की 5 वैलेंसी तो हो नहीं सकती। अब क्लोरीन कहेगा भाई तेरी क्या औकात है मेरे आगे हाइड्रोजन को, और इसका इलेक्ट्रॉन छीन के यहाँ से इसको भगा देता है, यानी कि H+ के रूप में इसको भगा देगा। तो यहाँ पर एक देखो Cl+ आ गया और इसी जगह गया कौन, H+। मीन्स H+ चला गया और Cl+ आ गया।
और H पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इट मीन्स एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से हटा दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यही काम पैरा पर होना, क्योंकि पैरा वाला ही मेन प्रोडक्ट है। अब देखो इससे आगे की क्या कहानी बनेगी। ये जो H पॉजिटिव है घूमता फिरता इसके पास आएगा, AlCl4 नेगेटिव के पास, ये कहेगा भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है। तो AlCl4 इसको कहेगा कोई बात नहीं भाई, ये Cl नेगेटिव मैंने लिया था, ये भी कोई खास काम का तो है नहीं, मैं तो पहले भी स्टेबल था। तो ये क्या करेगा, Cl माइनस को इसको दे देगा। जब इसको Cl माइनस मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, HCl। इसका Cl माइनस चला गया, वापिस क्या होगा, AlCl3। तो ये भी खुश है, ये भी खुश है, लेकिन इस चक्कर में एक Cl यहाँ पर आ चुका है। तो ये हैलोजिनेशन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है। सेम इसी तरह नाइट्रेशन है, उसमें NO2 पॉजिटिव बनेगा। सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट है, चाहे वो एल्काइलेशन है या एसाइलेशन। शुरू कर लेते हैं पहले से। पॉलीहैलोजन कंपाउंड पहला है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं CH2Cl2। काम क्या है, ज़्यादातर सॉल्वेंट का काम करेगा ये, किसमें, पेंट रिमूवर है, एरोसोल्स है, इन चीज़ों में। नुकसान का है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का है, जिसमें दो चीज़ें आती हैं अपनी, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, उसको ये नुकसान करता है। फिर हियरिंग जो सुनने की ताकत है उसको भी ये डैमेज करता है, देखने की ताकत को डैमेज करता है। अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ये है, थोड़ी मात्रा में, तो इससे नोज़िया, नज़ला है, सिर दर्द है, डिजीनेस, वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, जैसे कि आइज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तो इससे कॉर्निया भी बर्न हो सकती है। तो ये नुकसानदायक है पहला पॉलीहैलोजन कंपाउंड। अब जैसे कि दूसरा कंपाउंड है, दूसरा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है, CHCl3, यानी कि ट्राई क्लोरो मीथेन भी हम इसको कह सकते हैं। पहले जो इसका यूज़ है वो ज़्यादातर होता था एनेस्थेटिक के रूप में, बेहोश करने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन ये ज़्यादा कारगर नहीं था, ज़्यादा डैमेज करता था, शरीर को नुकसान करता था। इसलिए आजकल इसकी बजाय जो कम नुकसानदायक हैं, जैसे ईथर्स वगैरह हैं, उनका यूज़ कर लेते हैं, एनेस्थेटिक में इनका नहीं करते हैं। तो आजकल इसका जो ज़्यादा यूज़ है वो होता है फ्रीओन्स में, जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेंट 22, इस टाइप की चीज़ों में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ये भी कोई ख़ास फ़ायदा आपको करने वाला नहीं है, इसके भी नुकसान ज़्यादा हैं। अगर 900 ppm ले लिया जाए, ये टॉपिक मैं बिल्कुल NCERT से ही करवा रहा हूँ और वही आपको करना है बस। 900 ppm अगर ले लिया जाए ये, या शरीर के अंदर चला जाए, तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और क्या गिफ्ट मिलेगा आपको इससे, हेडेक, एक आपका हेड और उसमें भी हेडेक, सिर दर्द होगा, फटीग, थकान होगी बहुत ज़्यादा, लीवर और किडनीज को भी ये डैमेज करता है। अब इसकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको नहीं बोलनी है। अगर ये एयर के संपर्क में आ गया, हवा के संपर्क में आ गया, तो इसका स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस बनती है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस। ये जो फोस्जीन है ये बहुत अधिक पॉइजनस, जहरीली होती है। CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म O2 एयर के संपर्क में आएगा, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये गैस बनेगी C+O Cl2। समेट कर कैसे लिखें इसको, COCl2। ये जो गैस है इसका नाम है फोस्जीन गैस, COCl2, भूलना नहीं है। COCl2 क्या है, फोस्जीन गैस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। तो लाइट और एयर के संपर्क में आते ही ये क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। इसीलिए यही कारण है कि इसको डार्क बोतल्स में स्टोर करके रखा जाता है, ताकि लाइट के कांटेक्ट में ना आ पाए। नेक्स्ट आयोडोफॉर्म, कोई ज़्यादा नहीं, एक दो लाइन ही है इसके बारे में। CHI3, जैसे क्लोरोफॉर्म था Cl3, ये है I3 आयोडोफॉर्म। इसका यूज़ पहले एंटीसेप्टिक के रूप में करते थे, जिसका कारण है आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो एंटीसेप्टिक का काम कर सकता है। लेकिन इसकी स्मेल क्योंकि बहुत अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं थी, इसलिए आजकल इसका यूज़ उसमें भी हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉलीहैलोजन कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसको पायरीन के नाम से भी जाना जाता है।
फायर एक्सटिंग्विशर्स में ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता था पहले, अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एरोसोल कैंस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बनाते हैं ना, सिंथेसिस करते हैं, उसमें इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा डीग्रीज यानी कि जो दाग धब्बे हैं उनको ख़त्म करने के लिए, ग्रीस को ख़त्म करने के लिए, डीग्रीजिंग एजेंट के रूप में, स्पॉट रिमूव करने के लिए, फायर आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या क्या नुकसान होगा? लीवर का कैंसर इससे होता है ऐसा माना जाता है, ये उम्मीद है। हेडेक, उल्टी पड़ना, वोमिटिंग, नोजिया, नज़ला, डैमेज टू नर्व सेल्स इससे ख़त्म हो जाती हैं। जो ब्रेन की सेल्स हैं, दिमाग की, यानी कि उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है, उसी के कारण कोमा में चला जा सकता है आदमी, या परमानेंट उसकी सारी टेंशन ख़त्म हो सकती हैं, यानी कि इट कैन कॉज डेथ। इसके अलावा हार्ट बीट को ये इरेगुलर कर सकता है, कभी ज़्यादा धड़कना, कभी कम धड़कना, या बिल्कुल भी बंद कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। जब एयर में ये रिलीज़ किया जाता है तो ये और भी खतरनाक काम करता है। क्या होता है? ऊपर जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल जिसको कहते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? ओजोन गैस। तो ये ओजोन गैस को ख़त्म कर देता है, उसको तोड़ देता है, यानी कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है। ये इसका नुकसान है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब नेक्स्ट पॉली हैलोजन कंपाउंड है अपना फ्रियोन्स। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन से, हैलोजन एक्सचेंज से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल है CF4, तो फ्रियोन 1,4 बोल देते हैं इसको, 14 की बजाय 1,4 बोलोगे, क्योंकि 1 कार्बन के लिए है, 4 किसके लिए है? फ्लोरीन। तो इस फ्लोरीन का रेशियो ही इसमें देखना होता है। जैसे ये है CF3Cl, तो इसमें फ्लोरीन है 3, कार्बन है 1, तो फ्रियोन 1,3 कह दिया। ये है CF2Cl2, तो 1 और फ्लोरीन है 2, तो फ्रियोन 1,2 बोल दिया। CFCl3, कार्बन है 1, फ्लोरीन है 1, तो 1,1 बोल दिया। कहाँ यूज़ होते हैं ये आपको पता है, रेफ्रिजरेटर्स में, AC में, वहाँ पे यूज़ होते हैं। ओडरलेस होते हैं फ्रियोन्स, नॉन टॉक्सिक होते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहते हैं, इसीलिए रेफ्रिजरेटर AC में यूज़ कर सकते हैं। और इनका नुकसान तो है ही, ओजोन लेयर डिप्लीशन। कैसे करते हैं ये? जो ओजोन गैस है ना अपनी O3 स्ट्रेटोस्फीयर में, इसके ऊपर फ्रियोन रिएक्ट करके इसको O2 में तोड़ देते हैं। अब कई आदमी खुश भी हो सकते हैं कि बढ़िया है भाई, सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन सांस लेने के लिए O2 तो ठीक है, ओजोन भी तो ज़रूरी है। ओजोन लेयर जब रहेगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, जो सन से आ रही होती हैं, कि वो अर्थ तक ना आए। अगर वो आ गई तो उनसे स्किन कैंसर और बहुत सारी भयानक बीमारियां होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं वो। तो ओजोन लेयर ज़रूरी है, उसको ये ख़त्म करते हैं फ्रियोन्स। अब है DDT। तो DDT की रिएक्शन भी दी हुई है, इसका फॉर्मूला भी है, इसके ऊपर भी आपको गौर करना है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। DDT शुरू में तो डिस्कवरी इसकी 1873 में हो गई थी, लेकिन किसी ने ज़्यादा गौर इस बात पर नहीं किया। 1939 में पॉल मुलर ने ये बताया कि ये तो बहुत काम की चीज़ है, इसको आप वैसे ही भूल रहे हो, DDT पे गौर करो। स्विट्ज़रलैंड का ये था, इसने बताया कि ये तो बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है और सस्ता भी है, चीप भी है। और फिर दुनिया को भी ये बात समझ में आई कि भैया अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी देर लगाई, और 1948 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला DDT के लिए यूज़, और इसके जो भी इसने काम इसके ऊपर किया उसके लिए। तो पहली बात तो इसका नाम क्या है? पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका एब्रीविएशन है। ये देखो नाम क्या है, पूरी रेल है, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। किससे तैयार करते हैं? इसकी रिएक्शन पे आप गौर करेंगे, फ्रॉम क्लोरल। DDT इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरल, क्लोरल से आप इसको तैयार करेंगे। क्लोरल का फार्मूला क्या है? ये होता है CHOCCl3, ये क्लोरल का फार्मूला है, CHOCCl3। ओरिजिनली तो ये इथेन ही था, क्योंकि 2 कार्बन है,
बाद में इसका नक्शा बिगाड़ के क्या बनाया हुआ है, क्लोरल। तो क्लोरल से डीडीटी बनाते हैं। रिएक्शन किसी करवाओगे आप, क्लोरोबेंजीन की। तो 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के आप रिएक्ट करवाओ क्लोरल के साथ, इससे डीडीटी आपको मिलती है। कैसे, देखो ये है क्लोरोबेंजीन, हर एक जगह हाइड्रोजन होता है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हर एक कार्बन पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ऐसा ही एक और है क्लोरोबेंजीन, ये लो भाई ऐसा कैसा, अलग अलग है ये दोनों। और साथ में रिएक्शन किसके साथ है, क्लोरल COH यहाँ है और CCl3, यानी कि CHO CCl3 वही है। क्या लेके जाओगे, अब आप समझ गए हो, यहाँ से क्या ले जाओ, H2O को जब आप लेके जाते हो तो 2 बॉन्ड है यहाँ पे, तो एक बॉन्ड यहाँ सीधा जोड़ दो, दूसरा यहाँ पे सीधा जोड़ दो, ये आपका DDT प्रिपेयर हो जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन, ये दूसरा क्लोरोबेंजीन, ये और ये कहाँ जुड़ गए, ये इस कार्बन से, और HCCl3 यहाँ पहले था ये। अब देखो ये क्या है, यही तो लिखा था पैरा पैरा डैश, पैरा ये पैरा पोजीशन है, ये अगर पैरा है तो ये पैरा डैश है। डाई क्लोरो, फिर क्या है, डाईफिनाइल है, ये दोनों फिनाइल ग्रुप हैं। फिर ट्राई क्लोरो और कार्बन 2 हैं तो इथेन। ये है आपके पास यहाँ पे DDT। ये जो DDT है ये एक चीप इंसेक्टिसाइड है, बहुत सस्ता होता है। चीप का मतलब बेकार नहीं, यहाँ पे चीप का मतलब है सस्ता होता है, कम लागत से आता है और अच्छा इसका यूज़ किया जा सकता है DDT का। इसका पहले जो मलेरिया फीवर होता था, एनाफ्लीज यानी कि फीमेल मॉस्किटो जो होता था उसके कारण, तो वहाँ भी इसका यूज़ करते थे। लेकिन आजकल मलेरिया है नहीं, लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका है, इतना ज़्यादा नहीं है कहीं पे, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब इंसेक्टिसाइड के रूप में ज़्यादा यूज़ होता है। एक और पॉली हैलोजन कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं चलते चलते आखिर में, जो है BHC। BHC का एक और नाम, पहले तो इसकी एब्रीविएशन फुल फॉर्म कर लेते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये है BHC। इसका एक और नाम गामाजेन या लिंडेन भी है, ANE, लिंडेन। कैसे प्रिपेयर होता है, आप बेंजीन का क्लोरीनेशन कर दो, क्लोरीन रिएक्ट करवाओ बेंजीन के साथ, कितनी, 6 क्लोरीन। तो ये आपको पता है, नोमेनक्लेचर में भी आपने सीखा होगा कि एक बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के बराबर है। हाइड्रोजन मीन्स वैलेंसी 1 है तो 2 क्लोरीन के बराबर है। एक बॉन्ड को हटाओगे तो 2 क्लोरीन आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। जैसे देखो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है और हर जगह पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन तो है ही। अब आप हाइड्रोजन को नहीं हटाना चाहते और क्लोरीन को सबको लेके आना चाहते हो, जैसे एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो ये ऐसे तो आ नहीं सकते क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन के बनेंगे कैसे, तो आपको ये ख़त्म करने पड़ेंगे अंदर के तीनों बॉन्ड, और फिर आप हर जगह पे क्या लेके आ सकते हो, क्लोरीन। इसमें कोई शक नहीं है कि हाइड्रोजन हमने हटाए नहीं है, हाइड्रोजन यहीं पे हैं एज इट इज़। तो हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है और एक एक क्लोरीन है। यह है BHC। यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अब ये जो है, अब ये बेंजीन नहीं बचा हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि डबल बॉन्ड इसके अंदर है ही नहीं। तो इसका एक और नाम ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। क्या लिखा ये मैंने, क्लोरीन की संख्या, यानी कि पहले पे क्लोरीन, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें, छठे पे हेक्साक्लोरो, 6 क्लोरीन है, और ये अब क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो इसका ये नाम भी है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन।